हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी नर्सिंग एकेडमी। तो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कॉलेरा। ठीक है, शकल पे मत जाना, शकल तो गंदी है ही मेरी, ठीक है ना, तो शकल पे नहीं जाना। अपन बात करते हैं पढ़ाई की। मैं आपको किस तरीके से पढ़ाता हूँ और क्वालिटी आपको कैसी लग रही है, समझ में कितना आ रहा है, ये मायने रखता है। ठीक है, शकल पे मत जाना है ना, शकल नहीं ठीक है। सोता हुआ दिखता रहता है ना मोस्टली। अभी नवदुर्गा चल रहे हैं तो फिर सेविंग करवा नहीं सकते ना, समझ रहे हैं आप। हाँ जी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में टॉपिक कौन सा हमारा कॉलेरा। कॉलेरा हमने टॉपिक लिया हुआ है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कॉलेरा जो है, सबसे पहले हम कॉलेरा की डेफिनेशंस देखेंगे, फिर उसके बारे में हम देखेंगे कि इसके कॉजेज या आइडियोलॉजी क्या है, साइलेंट सिम्टम क्या है, उसके बाद में आपके पैथोफिजियोलॉजिस्ट क्या रहेगी इसकी, फिर प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं और ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। आवाज़ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, माइक नहीं है, कोशिश हम कर रहे हैं पूरी कि आपको क्लियर सुनाई दे। शुरुआत में क्लासेस जो हुई थी उनमें शायद आवाज़ का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहा था और मैं थोड़ा फास्ट भी बोल रहा था, तो धीरे धीरे एडजस्ट आप कीजिए थोड़ा, हम तभी हो पाएगा ना। और एकदम से हर चीज़ एकदम जैसे और यूट्यूब चैनल पे मिलती है बिल्कुल क्लियरिटी, आवाज़ क्लियर, तो वैसा होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं। ठीक है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। ओके, आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कॉलेरा। कॉलेरा इज ए बैक्टीरियल फूड एंड वाटर बॉर्न intestinal disorder leads to diarrhea. कॉलेरा इज ए बैक्टीरियल। कॉलेरा एक ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया से फैलती है। फूड एंड वाटर बॉर्न, खाना के द्वारा और पानी के द्वारा। एंड इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, और किसको इफेक्ट करती है? इंटेस्टाइन को इफेक्ट करती है। लीड्स टू डायरिया, और क्या करवाती है? डायरिया करवाती है। कैसा डायरिया? राइस वाटर डायरिया। मीन्स आज के बाद हम जब भी इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सब में क्या हो रहा है, डायरिया हो रहा है। इससे पहले मैं आपको कुछ थोड़ा माइक्रोबायोलॉजी में लेके चलता हूँ। माइक्रोबायोलॉजी में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लुईस पाश्चर। तो लुईस पाश्चर जी ने बताया था एक जर्म थ्योरी के बारे में। जर्म थ्योरी उन्होंने दी थी, किसने? लुईस पाश्चर जी ने। तो उन्होंने बताया था लुईस पाश्चर जी ने कि हर एक पर्टिकुलर बीमारी का एक अपना अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो उस पर्टिकुलर बीमारी को अलग दिखाता है। मीन्स हर बीमारी का एक अपना अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा जो उस बीमारी को अन्य बीमारियों से बिल्कुल अलग करेगा। जैसे डायरिया, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, चाहे वो आपका कोई भी हो, सब में डायरिया मिलेगा देखने को। हर एक बीमारी में आपको डायरिया मिलेगा देखने को, लेकिन डायरिया में भी अलग अलग कैटेगरी होंगी। किस प्रकार का डायरिया होगा, कोई किस प्रकार का डायरिया होगा, लेकिन डिसऑर्डर इंटेस्टाइन का ही होगा। तो जर्म थ्योरी उन्होंने दी थी, तो उसमें बताया था कि जो बीमारी हो रही है पर्टिकुलर सिम्टम एक ही है, प्राइमरी सिम्टम डायरिया ही होगा, लेकिन सबका माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग होगा और सिम्टम अलग होगा जो एक बीमारी को दूसरी बीमारी से अलग दिखाएगा। जर्म थ्योरी में बताया था, किसने? लुईस पाश्चर जी ने। उन्होंने बताया कैसे डायरिया है। डायरिया आप बीमारियों में, जैसे डायरिया इसमें बोल दिया आपने कि राइस वाटर डायरिया किस में देखने को मिलता है, तो आप बोलेंगे कॉलेरा में मिलता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि पी सूट डायरिया होता है कि जब भी हम इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर पढ़ेंगे डायरिया आएगा, तो डायरिया को हम तीन कैटेगरी या तीन बीमारियाँ होते हैं उनमें भी डायरिया देखने को मिलता है। जैसे कॉलेरा, कॉलेरा में आपको देखने को मिल गया है राइस वाटर डायरिया, जो मतलब चावल बनते हैं उसका जो पानी होता है वाइट वाइट कलर का, राइस वाटर डायरिया, उसको बोलते हैं कॉलेरा। उसके बाद में एक होता है पीसू डायरिया। टाइफॉइड, टाइफॉइड एक बीमारी होती है टाइफॉइड, उसमें आपको डायरिया देखने को मिलेगा। वो भी कैसा है? इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है। फैलने का तरीका उसका भी फूड एंड वाटर बोर्न डिजीज है, लेकिन डायरिया उसमें भी हो रहा है, लेकिन डायरिया कैटेगरी अलग है। पी सूट डायरिया मीन्स ग्रीन ग्रीन कलर का, पी मतलब मटर, ग्रीन ग्रीन, ग्रीन ग्रीन कलर का क्या मिलेगा आपको? डायरिया देखने को मिलेगा। लूज मोशन होंगे उसको, लेकिन हरा हरा मटर जैसा निकालेगा कोई बच्चा। पी सूट डायरिया मीन्स टाइफॉइड हुआ है उसको।
ठीक है। इसके बाद में एक और होता है, उसमें बोलते हैं डिसेंट्री। एक आपने सुना होगा डिसेंट्री, जिसमें क्या रहता है, जिसमें ब्लड के साथ स्टूल आता है, लेकिन डायरिया उसमें भी है, लेकिन स्टूल कैसा है, ब्लड के साथ आ रहा है, स्टूल ब्लड के साथ आ रहा है, डिसेंट्री हो रहा है। समझ में आया? मीन्स ये हुआ, मैं डायरिया आपको बता दिया, मीन्स ये हुआ। अगर कोई पूछता है कि रूट क्या है इसका, तो हम बताएंगे, सब डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल डेफिनेशन के बारे में समझिए आप, और कुछ नहीं समझना आपको, जितना मैं समझाऊँ उतना समझिए आप। कंपटीशन लेवल तक का क्लियर करा दूँगा। अगर आज मैं क्लास ले रहा हूँ तो कोलेरा के बारे में, कोलेरा क्लास लेने के बाद कंपटीशन में जो भी क्वेश्चन आएंगे आप इजीली कर सकते हैं, डेफिनेशन बता सकते हैं इजीली, कुछ भी XYZ सब। कैसे? कोलेरा जो है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन क्या है। कोलेरा इज ए बैक्टीरियल फूड एंड वाटरबोर्न डिजीज इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर लीड्स टू डायरिया। मतलब कोलेरा जो है बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है, जो फूड और वाटर के द्वारा होती है, जो इंटेस्टाइन पे अटैक करके क्या करवाती है, डायरिया करवा देती है। कैसा डायरिया करवाती है? राइस वाटर डायरिया करवा देती है। तो राइस वाटर डायरिया देखने को कहाँ मिलेगा सर? कोलेरा में मिलेगा राइस वाटर डायरिया। आपको पी सूट डायरिया कहाँ मिलेगा? आपको टाइफाइड में मिलेगा। और डिसेंट्री जो बीमारी होती है, इसमें भी डायरिया देखने को मिलेगा, लेकिन कैसा डायरिया देखने को मिलेगा? ऐसा डायरिया देखने को मिलेगा आपको, ब्लड के साथ स्टूल्स आएगा, उसको डिसेंट्री बोलेंगे। इतना क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं कि जो कोलेरा होता है, कोलेरा की डिस्कवर किसने किया था, कोलेरा को खोजा किसने था? लिख सकते हैं डिस्कवर्ड बाय, किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। गुड, रॉबर्ट कोच। कब किया था? 1883 ईस्वी में। कब किया था? 1883 ईस्वी में। किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था। किसको किया था? कोलेरा को किया था। कोलेरा का अब बात करते हैं पॉजिटिव एजेंट्स या पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है। ठीक है, पॉजिटिव बैक्टीरिया है, उसका नाम क्या है? विब्रियो कोलेरी। अब आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे, पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स में विब्रियो कोलेरी, विब्रियो 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 कोलेरी, विब्रियो कोलेरी। री किसके लिए लगाते हैं? आपने यूपी में देखा होगा, एरे, कोई भी नाम, एरे कहाँ जा रहा है, एरे किधर जा रहे हो, एरी, एरी लगाते हैं लड़की के लिए, री लगाते हैं लड़कियों के लिए। तो सिंपल सी बात आ रहा है, ये री आ रहा है, जैसे टाइफी, कोलेरी कहीं आ रहा है, तो क्या हो गया? लड़की है, लड़की में क्या होती है? ज़्यादातर नेगेटिविटी होती है लड़कियों में, तो ये कैसा हो जाएगा बैक्टीरिया? ग्राम नेगेटिव। क्या हो गया? मिटा देते हैं, मिटाते बाद में, पहले भी नोट करिए, ग्राम नेगेटिव। मतलब कोलेरा या विब्रियो कोलेरी जो बैक्टीरिया है, कैसा है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। यहाँ तक आपके समझ में आया हुआ? एक बार देख लीजिए इसको, फिर बताता हूँ आपको। देख लीजिए एक बार इसको, ठीक है। अब देखिए आगे, देख लिया होगा आपने, है ना। इसके बाद में अब हम बात करते हैं कोलेरा के बारे में। कोलेरा के बारे में थोड़ा उधर बात कीजिए, थोड़ा उधर कीजिए, आवाज आ रही है काफी। अब हम कोलेरा के बारे में आगे देखते हैं। लिख के बता रहा हूँ, पहले लिख दिया था मैं, उसमें टाइम मेरा कंज्यूम हो जाता है, वो ठीक रहता था मेरे लिए, इसमें मैं लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ी क्लास है ये, काफ़ी बड़ी क्लास है ये, इसलिए ठीक है। अब बात करते हैं कि विब्रियो कोलेरा हमने जाके कैसा है, ग्राम नेगेटिव है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। कौन? विब्रियो कोलेरी। सेब कैसा होता है इसका? सेब, तो कौन सेब? कॉमा सेब बैक्टीरिया। कौन? विब्रियो कोलेरी। कैसा है? कॉमा सेब बैक्टीरिया है। अब इसकी बात करते हैं सीरोटाइप। कौन कौन से सीरोटाइप होते हैं इसके? किसके? 01 एंड 0139, दो टाइप के सीरोटाइप होते हैं किसके? कोलेरा के। जब
कॉलेरा के गंगा नदी में क्या डेल्टा बन जाते थे तो वहाँ पे क्या होता था, इसकी हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा कॉलेरा के जो सीरोटाइप प्रेजेंट मतलब हिस्ट्री की बात करें तो जो गंगा नदी थी वहाँ पे जो डेल्टा बनता था तो वहाँ पे सबसे पहले 2 टाइप के क्या देखे गए थे, सीरोटाइप देखे गए थे कॉलेरा के, जहाँ पे लोग क्या करते थे, मीन्स पहले लोग क्या करते थे, गंदे पानी में नहाना, शौच करना, सब कुछ करना, वो सब होता रहता था, जिसकी वजह से क्या पानी गंदा आता था तो पीते थे, पानी पीते मुंह के द्वारा। तो मीन्स मैंने आपको बताया था विब्रियो कोलेरा कैसा है, मतलब बैक्टीरियल डिजीज है, फूड एंड वाटर बॉर्न, इंटेस्टाइन में मतलब ओरल के रस्ते इंटेस्टाइन में उतर के क्या करवा गया, डायरिया करवा गया। क्या कहलाया, कोलेरा कहलाया। कैसा डायरिया करवा गया, राइस वाटर डायरिया करवा गया। समझ में आया। सीरोटाइप 2 प्रकार के बताए, 01 और 0139, ठीक है। 01 और 0139 दो आपको सीरोटाइप बताए गए इसके। गंगा नदी के डेल्टा पर सबसे ज़्यादा देखा गया था कोलेरा का ट्रांसमिशन, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि जो भी बैक्टीरिया है, किसका कौन सा बैक्टीरिया है, विब्रियो कोलेरी जो बैक्टीरिया है वो किस पे अटैक करता है, इंटेस्टाइन पे अटैक करता है। इंटेस्टाइन पे विब्रियो कोलेरी जो बैक्टीरिया है वो इंटेस्टाइन पे अटैक करता है। तो जो बैक्टीरिया इंटेस्टाइन पे अटैक करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एंटेरो। उनको क्या बोलते हैं, एंटेरो बैक्टीरिया बोलते हैं। जो बैक्टीरिया इंटेस्टाइन पे अटैक करते हैं, तो ये जो भी बैक्टीरिया है विब्रियो कोलेरी है वो किस पे अटैक करता है, इंटेस्टाइन पे अटैक करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एंटेरियो बोलेंगे, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखना। जो बैक्टीरिया इंटेस्टाइन पे अटैक करेगा उनको बोलेंगे एंटेरो बैक्टीरिया। और एंटेरो बैक्टीरिया क्या करेगा, जाके इंटेस्टाइन के पास में जाके वहाँ की जो सेल्स मेम्ब्रेन होगी टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। तो एंटेरोटॉक्सिन बैक्टीरिया कहते हैं। मीन्स ये हुआ विब्रियो कोलेरी जो बैक्टीरिया है उसके 2 सीरोटाइप बताए गए थे, जहाँ पे डेल्टा बनता था गंगा नदी पे ट्रांसफॉर्मेशन के समय पे। तो 2 टाइप के सीरोटाइप थे, 01, 0139, ठीक है ना। और ये बैक्टीरिया जो विब्रियो कोलेरी है वो इंटेस्टाइन पे जाके अटैक करता है, इंटेस्टाइन पे जाके चिपक जाता है। ऐसे बैक्टीरिया या वायरस जो इंटेस्टाइन पे जाके अटैक करते हैं उनको एंटेरो बोलते हैं। इंटेस्टाइन की सेल मेम्ब्रेन पे चिपक जाते हैं और टॉक्सिन प्रेजेंट करते हैं, टॉक्सिक प्रोड्यूस करते हैं, तो एंटेरोटॉक्सिक बैक्टीरिया बोलेंगे। टॉक्सिन कितने प्रकार का होता है सर, कितने प्रकार का टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी। अभी सिर्फ आपको इतना ही ध्यान देना है कि टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी 3 प्रकार के क्या टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। कौन, विब्रियो कोलेरी। कहाँ पे जाके, इंटेस्टाइन की सेल मेम्ब्रेन के पास जाके। इसको हम आगे पैथोफिजियोलॉजी में बताएंगे किस तरीके से ये करता है। आप एक बार इसको देखिए फिर बताइए, फिर हम आपको आगे बताते हैं, ठीक है ना। लैटिन भाषा में, हाँ इसका क्वेश्चन जरूर लिख लीजिए। लैटिन भाषा में गटर रूफ बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है ना, गटर ऑफ द रूफ। लैटिन भाषा में कोलेरा को गटर ऑफ रूफ, लैटिन भाषा में कोलेरा को गटर ऑफ रूफ बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है ना। इसको एक बार देख लीजिए आप, ठीक है। गटर ऑफ रूफ बैक्टीरिया बोलते हैं किसको, कोलेरा को, ठीक है। अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। अब देखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये आपका गार्ड बदतमीज है, कुछ बोलो मत, बात करता है जैसे पंचायत में बात कर रहा है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसके, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, दो ही प्रकार के मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं। नंबर 1 इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन,
एक होता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन, एक होता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, एक होता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन वो होता है जिसमें किसी इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन वो होता है जिसमें एक मीडिएटर की आवश्यकता पड़ती है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे आपकी क्लास की कोई लड़की है, आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, आप जिसको चाहते हैं, जो भी है आपका मैटर, आपने डायरेक्ट उससे नंबर ले लिया, डायरेक्ट कांटेक्ट किया ना आपने, तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कोई बीमारी डायरेक्ट फैल रही है तो वो होगी डायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन मीन्स ऐसा कि उस लड़की का आपने नंबर डायरेक्ट ना लेके उसकी सहेली से नंबर लिया, डेट इज इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। आगे समझ में नहीं समझ में आया? ठीक है। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल फेसबुक। आज की डेट में फेसबुक, इंस्टा जो भी सोशल आईडी है वो सब लोग चलाते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ, आप हैं बिहार से, आप हैं यूपी से, जहाँ से भी आपकी दोस्ती हो गई, पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में किसी लड़की से, किसके द्वारा किया आपने दोस्ती? फेसबुक का सहारा लिया ना। फेसबुक पे मैसेज किया, हेलो कैसे हो, आई मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, है ना। तो क्या हुआ, आपका एक्सचेंज हुए नंबर, बातचीत होना स्टार्ट हुई, मतलब काफ़ी दोस्ती तो प्यार में जो भी है एक्सपेक्टेड, मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। मीडिएटर कौन है इसमें? सोशल साइट, फेसबुक, इंस्टा, जो भी है आपका व्हाट्सअप, जो भी है आपका, क्या हुआ, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के द्वारा, मीन्स कोई बीच में मीडिएटर रहेगा। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में कोई मीडिएटर नहीं है, आप डायरेक्ट कोई चीज़ ले रहे हैं या दे रहे हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा सर, कॉलेरा में कौन सा ट्रांसमिशन होगा? कॉलेरा में कौन सा ट्रांसमिशन होगा? कॉलेरा में होगा आपका इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। क्यों सर इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्यों? क्योंकि कोई बीमारी है तुरंत तो आपको नहीं हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कैसी बीमारी होती है सर, ये वाटर के द्वारा होगी और फूड के द्वारा होगी। तो जब इनडायरेक्ट हो रही है, ठीक है, तो पहला तो हो गया आपका इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। दूसरा कैसी है, वाटर बोर्न, वाटर के द्वारा फैल रही है, तो वाटर बोर्न डिजीज। नंबर 3 फैल कैसे रही है सर, ओरल के द्वारा फैल रही है। और लूज मोशन किससे होते हैं सर? रूट से होते हैं, ऐसे होते हैं, तो क्या हो गया, ओरल होगा, फीको ओरल रूट, सॉरी फीको ओरल रूट, सही तो है, फीको ओरल रूट, ये रूट हो गया, ये फैलने वाला बैक्टीरिया हो गया, ये ट्रांसमिशन हो गया। मीन्स कॉलेरा बीमारी है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है, वाटरबोर्न डिजीज है एंड फीकल ओरल रूट के द्वारा फैलती है। क्या पता लगा? अब ऑप्शन दे सकता है कि कॉलेरा डिजीज स्प्रेड विच रूट, तो बोल देगा वाटरबोर्न, फीकल ओरल रूट या एयरबोर्न, जैसे भी है। आपको क्या क्लियर करना है, फीकल ओरल रूट इज द राइट आंसर। फीकल ओरल रूट के द्वारा क्या फैलता है आपका कॉलेरा जो है वो फीकल ओरल रूट के द्वारा फैलता है। इसको कॉलेरा को हम क्या बोलते हैं सर? कॉलेरा को हम एक प्रोग्राम वाली डिजीज बोलते हैं। मीन्स प्रोग्राम वाली डिजीज कैसे हुई? प्रोग्राम वाली डिजीज ऐसे हुई कि शादी का मौसम चल रहा है, शादी का माहौल चल रहा है, काफ़ी शादियाँ हो रही हैं, तो आपको शादी में किसी ने इनवाइट किया, शादी में जब इनवाइट किया तो शादी में गए, तो शादी में क्या मिलेगा सर? खाना मिलेगा खाने को, और जब फ्री का खाना मिलता है तो कौन नहीं खाता है? हम तो खाते नहीं, हम अपनी बोले, ठीक है ना। तो क्या करेंगे सर, 2 रसगुल्ला जब खाते थे वहाँ 8 रसगुल्ला खाएंगे, तब 8 रसगुल्ला खाएंगे तो क्या होगा सर? प्रोग्राम में सामने गए थे, आप जब लौट के आएंगे तो आपका ही प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। मीन्स आपको क्या होने लग जाएंगे, इमोशन होने लग जाएंगे। तो आप ऐसा प्रोग्राम होगा कि बाद में दिन आपका खुद का प्रोग्राम बन जाएगा। आया समझ में? मीन्स ये हुआ, मतलब एक प्रोग्राम वाली डिजीज है, प्रोग्राम वाली बीमारी है। मीन्स शादी का सीजन चल रहा है तो लोग काफ़ी खाते हैं, खा लेते हैं, काफ़ी लोग खा लेते हैं, तो खा लेते हैं, अपनी बात कर रहे हैं। तो मतलब प्रोग्राम वाली डिजीज है, मतलब आप प्रोग्राम में गए,
सामने लौट के आए तो बाद में आपका प्रोग्राम चालू हो गया। प्रोग्राम अगर ठीक टाइम पे अगर आपने बंद नहीं करवाया तो आपका प्रोग्राम देखने के लिए लोग 12वें दिन आपके घर पे ही आ जाएंगे, लेकिन आप उस प्रोग्राम को देखने के लिए नहीं रहेंगे। समझ में आया ना? प्रोग्राम वाली डिलीवरी इसको बोलते हैं। समझ में आया? अब बात करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड की कि किस तरीके से प्रोग्राम होगा आपका। अब उसकी बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इससे पहले हमें पता लगा कि एटियोलॉजी मतलब होता कैसे है, क्वालिटेटिव ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, कैसे क्या है। एक बार आप रिवाइज करके देखें ना, क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है ना? मोर एक नहीं होगी मोर क्लास डायरेक्टली काफ़ी मजाक में पढ़ा रहा हूँ, टाइम लगेगा काफ़ी, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। अब आपको मैं पढ़ा रहा हूँ इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड की डेफिनेशंस क्या होती है बताइए थोड़ा। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करता है और फर्स्ट साइन एंड सिम्टम आने का बीच का जो समय होता है, बीच का जो पीरियड होता है, उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। शॉर्ट में लिखते हैं आईपी। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कोई भी डिजीज का माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करने के बाद फर्स्ट साइन एंड सिम्टम आने के पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा सर? फ्यू आवर से लेके 1 से 2 दिन तक। अरे जिसको लूज मोशन होते हैं उससे पूछो घंटे की कीमत, जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा, उसे पता लगेगा 1-2 दिन तो बहुत हो जाएगा, मर जाएगा बेचारा। इंक्यूबेशन पीरियड उसका कितना रहेगा? एक फ्यू आवर से लेके 1 या 2 दिन, इससे ज़्यादा नहीं, मर जाएगा बेचारा, ठीक है ना? अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर का मतलब क्या होता है? रिस्क फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसे फैक्टर जो किसी बीमारी को रिस्क को बढ़ाते हैं, ऐसे फैक्टर जो किसी बीमारी के रिस्क को बढ़ाते हैं, रिस्क फैक्टर कहलाते हैं, ठीक है ना? तो क्या रिस्क फैक्टर होंगे सर? क्या रिस्क फैक्टर होंगे भक्तों बताइए, कथा चल रही है भक्तों। पहला होगा आपका पुअर सैनिटेशन। पुअर सैनिटेशन मीन्स साफ सफाई का कम ध्यान रखना। नंबर 2 हो जाएगा पुअर हाइजीनिक कंडीशन हो जाएगा आपका, ठीक है ना? और क्या क्या हो सकता है? एसिडिक गैस्ट्रिक हो जाएगा, एसिडिक गैस्ट्रिक हो जाएगा। नंबर 3 एसिडिक गैस्ट्रिक हो जाएगा। नंबर 4 हो जाएगा आपका अनकुक्ड फूड। अनकुक्ड फूड का मतलब ये हो गया कच्चा खाना या अधपका हुआ खाना। अनकुक्ड फूड का मतलब हो जाएगा, ठीक है ना? या अंडर कुक्ड फूड बोल सकते हैं। डिक्रीज क्लोराइड लेवल। और 5वां आपका हो जाएगा रिस्क फैक्टर की बात कर रहे हैं, रिस्क फैक्टर डिक्रीज क्लोराइड लेवल। डिक्रीज क्लोराइड लेवल, अगर क्लोराइड लेवल का भी लेवल गिर गया तो क्या हो जाएगा सर? क्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड जो होता है कैसी प्रवृत्ति होती है उसकी? एल्कलाइन होती है। अगर क्लोराइड लूज मोशन के द्वारा बाहर हो गया तो क्या बचा? एसिडिक बचा। एसिडिक ज़्यादा हो जाएगा तब भी आपको गैस्ट्राइटिस हो जाएगा, मीन्स डायरिया हो जाएगा, ठीक है ना? ये रिस्क फैक्टर है, इनको देख लीजिए आप। बच्चे के अंदर अगर क्लोराइड का लेवल कम हो गया, बच्चे के अंदर अगर क्लोराइड का लेवल कम हो गया तो भी डायरिया हो सकता है। कैसा डायरिया सर? राइस वाटर डायरिया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, अगर हिस्ट्री की बात करें तो हर साल 95,000, आपको ध्यान हो गूगल पे देख लेना, 95,000 इकाई 2,500 10,000, हाँ 95,000 लोग हर साल इससे कॉलेरा से मरते हैं। सर्वे रिपोर्ट बताती है किसमें? वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में सर 95,000 लोग हर साल कॉलेरा से मरते हैं। कोई ऐसी वैसी बीमारी नहीं है, ठीक है ना? कॉलेरा से हर साल 95,000 लोग कॉलेरा से मर जाते हैं। डेवलप कंट्रियों में ये इसका रेशियो कम रहता है, पर डेवलपिंग कंट्री जो होती हैं उनमें इसका रेशियो
ज़्यादा रहता है। क्यों सर ज़्यादा रहता है? डेवलप कंट्री में साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, जबकि डेवलपिंग कंट्री में ऐसा कोई साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है। इंडिया के मामले में अगर सफाई की बात करें तो सबसे पहले कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है जो साफ़ सफाई के मामले में टॉप पे रह रहा है, 4 साल से टॉप पे रह रहा है? इंदौर। आपका एमपी में इंदौर पड़ता है, ठीक है ना। और तो पटना का तो आपको कंडीशन पता ही है किस तरीके का रह रहा है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं सर, अब हमने जान लिया कि डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में सब जगह किस तरीके से है। मतलब डेवलप कंट्री जो है उनमें जो साफ़ सफाई का माहौल है वो सही रहता है, इसलिए कोलेरा के चांसेस कम रहते हैं, जबकि डेवलपिंग कंट्री में साफ़ सफाई इतनी सैनिटेशन नहीं रहती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा चीज़ें रहती हैं। तो आपने मैंने बताया कि वर्ल्ड लेवल पे सर्वे हुआ तो उसमें 95,000 लोग हर साल कोलेरा से मरते हैं। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए, पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे इसके बाद ही। पैथोफिजियोलॉजी, अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? पैथोफिजियोलॉजी मीन्स आपकी जो फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी क्या होता है? शारीरिक कंडीशन, शारीरिक बनावट, जो भी हमारा काम चल रहा है। फिजियोलॉजी मतलब जो हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग है, नॉर्मल फंक्शनिंग है बॉडी की, फिजियोलॉजी कहलाएगी। लेकिन फिजियोलॉजी को अगर हमको ख़राब करना है, उसको गड़बड़ाना है, तो क्या चाहिए उसके लिए? पैथोजन चाहिए। पैथोजन चाहिए मीन्स ऐसे पैथोजन, पैथोजन किसको कहते हैं? पैथोजन उनको कहते हैं जो बीमारी उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, पैथोजन कहलाते हैं। अब पैथोफिजियोलॉजी तो सबसे पहले क्या चाहिए सर? बीमारी खोज करवानी है, क्या चाहिए? क्या चाहिए बताइए, थोड़ी सोचिए थोड़ा। सबसे पहले क्या चाहिए? बैक्टीरिया चाहिए। बैक्टीरिया चाहिए। कौन सा चाहिए? विब्रियो कॉलेरा चाहिए। विब्रियो कॉलेरी चाहिए। विब्रियो कॉलेरी चाहिए। विब्रियो कॉलेरी कहाँ जाएगा सर? ओरल के रास्ते उतरेगा ना। क्या लिया आपने? ओरल के रास्ते। कहाँ चला गया सर? ओरल के रास्ते कहाँ जाएगा? ये लिया, वो जा रहा भैया, कहाँ जा रहा है? ओरल के रास्ते इंटेस्टाइन में उतर के, ओरल के रास्ते इंटेस्टाइन में उतर के, इंटेस्टाइन में उतर गया है। इंटेस्टाइन में कौन सी इंटेस्टाइन में सर? इंटेस्टाइन में उतर के कौन सी इंटेस्टाइन में गया है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट? 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, डुडेनम, जुजेनम, इलियम। तो कौन से वाले पार्ट में जाएगा सर? ये जाएगा आपका डुडेनम, ड्यूडेनम और जुजेनम। जुजेनम। अब इसी बात का से काम करना पड़ेगा, ठीक है, और क्लियर नहीं जाऊंगा मैं। ड्यूडेनम और जुजेनम में कौन जाएगा सर? विब्रियो कॉलेरा जाएगा आपका। कहाँ जाएगा? जुजेनम और ड्यूडेनम में जाएगा। और क्या प्रोड्यूस करेगा सर? मैंने पहले ही आपको बताया था कि एंटेरोटॉक्सिक बैक्टीरिया जो सेल मेम्ब्रेन पे जाके क्या करेगा? टॉक्सिन निकालेगा। एंटेरोटॉक्सिन बैक्टीरिया है तो ये क्या करेगा? टॉक्सिन इंटेस्टाइन पे जाके ड्यूडेनम और जुजेनम में एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। मीन्स टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा तो क्या हो जाएगा सर? डायरिया हो जाएगा सर। तो डायरिया में कौन सा डायरिया होगा सर? डायरिया में होगा कौन सा? राइस वाटर डायरिया। देखिए, पैथोफिजियोलॉजी हम समझ रहे थे, बैक्टीरिया कौन सा था? विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया था। ओरल के रास्ते कहाँ गया सर? इंटेस्टाइन में गया। इंटेस्टाइन में क्या किया उसने? इंटेस्टाइन में जाके एंटेरो मतलब इंटेस्टाइन में जाके टॉक्सिन प्रोड्यूस किया। टॉक्सिन प्रोड्यूस किया किसको? अगर टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा तो क्या हो जाएगा सर? डायरिया हो जाएगा। डायरिया भी कौन सा? राइस वाटर डायरिया हो जाएगा। नोट कीजिए, राइस वाटर डायरिया हो गया।
राइस वाटर डायरिया हो गया। अब कैसे कैसे डायरिया करवाएगा वो आपको हम बताएंगे अभी। कैसे कैसे डायरिया करवाएगा जाके एडमिशन में फर्स्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे कैसे डायरिया करवाएगा। सपोज मान लीजिए ये क्या है, ये आपका इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये हो गया ईसोफेगस। ईसोफेगस ये आपका ईसोफेगस, ये गैस्ट्रिक, ये आपका सी से ड्यूडेनम, ड्यूडेनम एंड जुजेनम, ये हो गया आपका एनस। ऐसे इंटेस्टाइन होता है। ठीक है ना, तो ईसोफेगस के द्वारा आया, गैस्ट्रिक में आया, गैस्ट्रिक में आके क्या कर रहा है आपका बैक्टीरिया आ गया ड्यूडेनम और जुजेनम पे जाके टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा सर, मोनोफॉस्फेट एक वो रहता है, क्या रहता है आपका, मैं देखिए बताता हूँ आपका, उस पर अटैक करेगा तो आपका एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का लेवल बढ़ जाएगा। जैसे ये जुजेनम पे अटैक करेगा, किस पे, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, ऐसी सेल मेम्ब्रेन होती है। ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है टाइप ए, टाइप बी और सी। इस पे आके अटैक करेंगे, इस पे आके जब अटैक करेंगे तो क्या होगा सर, टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, सोडियम मोनोफॉस्फेट का जो लेवल होता है वो बढ़ जाएगा। सोडियम है, कुछ और है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का लेवल बढ़ जाएगा। जब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का लेवल बढ़ जाएगा तो सर आपका सोडियम, पोटेशियम, वाटर एवं हाइड्रोक्लोराइड का लेवल भी बढ़ जाएगा। मीन्स जैसे ही सोडियम, पोटेशियम इसका लेवल बढ़ेगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का जैसे ही लेवल बढ़ेगा, थोड़ा आउट पढ़ रहा होगा, समझने की कोशिश कीजिए। एडिनोसिन सोडियम फॉस्फेट का जैसे ही लेवल बढ़ेगा तो आपका सोडियम, ये होता है सोडियम, पोटेशियम और क्या, मोनोऑक्साइड, मोनोक्लोराइड का लेवल भी बढ़ जाएगा। जब इनका लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा सर, डायरिया तो हो ही जाएगा सर। समझ में आया, डायरिया हो जाएगा, इसका लेवल भी बढ़ गया तो डायरिया का इसका लेवल बढ़ जाएगा तो डायरिया हो जाएगा। तो डायरिया में देखा होगा मोस्टली आपने, सोडियम का लॉस होता है। सोडियम का जब लॉस होगा तो क्या होगा, ये क्या है आपका HCO3, इसका भी लॉस होगा। इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर एल्कलाइन होता है। जब सोडियम जाएगा तो बाइकार्बोनेट, सॉरी इसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं, तो बाइकार्बोनेट भी जाएगा, तो बाइकार्बोनेट भी जाएगा तो बाइकार्बोनेट का नेचर कैसा है, एल्कलाइन। एल्कलाइन सब निकल गया किसके द्वारा, डायरिया के द्वारा, फ्लूर के द्वारा। अब बचा क्या, एसिडिक, तो एसिडिक हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ का जो साइलेंट सिम्टम की बात कर रहे थे अपन, साइन एंड सिम्टम की बात कर रहे थे, तो क्या क्या साइलेंट सिम्टम होंगे देखिए। सबसे पहले क्या होगा, साइलेंट सिम्टम में बात करेंगे तो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, लिख लीजिए। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी आपको समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद में आपकी पैथोफिजियोलॉजी के बाद में अब साइलेंट सिम्टम पे जाते हैं। ये जो डायग्राम बनाया है इसको समझाने का सिर्फ एक ही मतलब है कि साइलेंट एंड सिम्टम समझिए, इसको बने रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखते रहना ध्यान से, थोड़ा आ जाए समझ में तो आ ही जाए, कोशिश तो पूरी कर रहे हैं समझाने की आपको। अब देखिए क्या क्या रहेगा आपका, सबसे पहले एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन क्यों होगा, क्योंकि इसमें एडहर रहेगी, ये बैक्टीरिया इस पर अटैक कर रहे हैं, टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले एब्डोमिनल पेन दिखाई दे रहा है, क्या कर सकता हूँ, खत्म हो गया कोई। एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, इसका यूजिंग कर रहा हूँ मैं जाके, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा आपको, ठीक है। एब्डोमिनल पेन, एल्कलाइन पहले से निकल गया तो एसिडोसिस रेस्पिरेशन हो जाएगा।
एसिडोसिस हो जाएगा, वहाँ पे एसिडोसिस हो जाता है। अगर एसिडोसिस अगर हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। तो एसिडोसिस क्यों हो रहा है? क्योंकि एल्कलाइन बाइकार्बोनेट तो निकल ही जा रहा है फ्लूइड के द्वारा। तो बाइकार्बोनेट का जो नेचर रहता है वो एल्कलाइन रहता है। तो एल्कलाइन निकल गया, अब बचा क्या? एसिडोसिस, एसिडिक बचा, तो क्या हो गया? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। कोई पूछता है कि कोलेरा के अंदर किस प्रकार का एसिडोसिस देखने को मिलेगा, सॉरी किस तरीके का आपका रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, तो क्या हो गया? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ही हम क्या बोलते हैं? कुस्मोल रेस्पिरेशन। कुस्मोल रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलेगा। और क्या क्या होगा यहाँ पे सर? नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, और डायरिया तो आपको पता ही है, राइस वाटर डायरिया होगा। डायरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा? बार बार पेशेंट्स जाएगा, वॉशरूम जाएगा, फिर आएगा, जाएगा, आएगा। तो देखा होगा धोबी, जो देखा है ना आपने, वॉशरमैन जब कपड़े धोता है तो उसके हाथ कैसे हो जाते हैं, तो ये भी धोते धोते इसके भी हाथ कैसे हो जाएंगे? वॉशरमैन जैसे हो जाएंगे। इसीलिए इस बीमारी को वॉशरमैन हैंड के नाम से भी जानते हैं। कॉलेरा की बीमारी है ऑल्सो नॉन एज वॉशरमैन हैंड के नाम से भी जानते हैं। लिख लेना इसको, क्योंकि मार्कर खत्म हो चुका है। अब मैं सिर्फ बोलूँगा, वो आपको लिखना पड़ेगा। वॉशरमैन हैंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें फ्लूइड लॉस होता है। अब शॉक होगा इसमें। शॉक जो होता है, शॉक कैसे होता है? शॉक होने के दो कारण रहते हैं। शॉक भी इसमें होता है। कौन सा शॉक होगा? वॉल्यूम जो है, आयतन जो है, फ्लूइड लॉस हो रहा है। तो फ्लूइड लॉस हो रहा है तो क्या होगा सर? वॉल्यूम कम हो रहा है। तो वॉल्यूम मतलब हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो जाएगा। शॉक होने के दो कारण होते हैं, या तो वॉल्यूम कम हो जाना, वॉल्यूम कम होगा तो फ्लूइड कम होगा, फ्लूइड कम होगा तो ब्लड भी कम होगा, ब्लड कम होगा तो हेमरेजिक शॉक होगा, वॉल्यूम कम होगा तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होगा। ये लिखना था मेरे को, लेकिन मार्कर खत्म हो चुका है, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं इसको, ठीक है ना। हम बोल रहे हैं तो वो आप लिख लीजिए। शॉक होगा तो दो प्रकार का, इसमें शॉक दो होने के कारण रहते हैं। एक तो नंबर फ्लूइड कम हो जाना, दूसरा वैसो डायलेशन। वैसो डायलेशन मीन्स दीवारें बढ़ जाएंगी तो ब्लड कम है तो क्या बीपी कम हो जाएगा, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होगा। और क्या होगा? हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, हेमरेजिक शॉक, सबसे मेन ज़्यादा कौन रहेगा? ये वाला रहेगा, ठीक है। वैसोडाइलेशन हो रहा है, वैसोडाइलेशन होगा तो क्या क्या देखने को मिलेगा आपको? वैसोडाइलेशन हुआ तो आपको सेप्टिक शॉक देखने को मिलेगा और एलर्जिक शॉक देखने को मिलेगा। एलर्जिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस आपकी एड्रेनलिन रहती है, पता ही होगा आपको। ड्रग ऑफ चॉइस एलर्जिक शॉक में एड्रेनलिन रहती है आपकी, ठीक है। तो आपको क्या क्या सिम्टम देखने को मिले, और डिस्कम्फर्ट पहले लिख लिए थे आपने, उसके बाद में हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, एलर्जिक शॉक, और अगर वॉल्यूमिक शॉक हो रहा है मतलब बीपी, हाइपोवॉल्यूमिया, सॉरी हाइपोटेंशन, सिम्टम की बात कर रहे हैं। हाइपोटेंशन हो गया, हाइपोटेंशन होगा तो क्या होगा सर? अगर बीपी कम होगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा तो क्या होगा? ट्रैकीकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया होगा तो उसको कंपनसेट करने के लिए क्या? पल्स भी कम हो जाएगी। तो ट्रैकीपीनिया, ट्रैकीपीनिया हो गया। अब ट्रैकीपीनिया हो गया तो और क्या क्या हो सकता है? ट्रैकीपीनिया हो जाएगा तो और भी हो सकते हैं सर, और क्या क्या हो सकते हैं? वीक एंड थ्रेडी पल्स, वीक एंड थ्रेडी पल्स, वीक थ्रेडी पल्स, वीक एंड थ्रेडी पल्स। अगर यहाँ पे देखिए हाइपोटेंशन मतलब क्या हो रहा है? ये हो गया हाइपोटेंशन, या क्या करूँ, हाइपोटेंशन ये हो गया, हाइपोटेंशन हो गया तो मीन्स क्या हुआ? हाइपोटेंशन मीन्स बीपी कम। जब बीपी कम हो गया तो क्या हुआ? ब्लड सप्लाई भी कम होगी, ब्लड सप्लाई, डिक्रीज ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई कम होगी तो क्या होगा? डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई, डिक्रीज O2 सप्लाई। जब O2 सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा सर? साइनोसिस हो जाएगा। तो एक सिम्टम निकल के क्या आ गया? साइनोसिस। क्लियर हुआ? साइनोसिस अगर हो गया, साइनोसिस अगर हो जाएगा, साइनोसिस का मतलब क्या होता है? ब्लूनेस एंड डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। तो इसी को ये समझाने का मतलब सिर्फ एक ही था मेरा। कॉलेरा को हम
देखा होगा कोलेरा वाला जो पेशेंट्स अगर मरता भी है तो उसका शरीर नीला पड़ जाता है। क्यों नीला पड़ जाता है? क्योंकि वैसो कॉन्ट्रैक्शंस हुआ तो बीपी क्या हुआ? लो हुआ। वैसो डायलेशन हुआ तो बीपी लो हुआ। बीपी लो हुआ तो क्या? ब्लड सप्लाई भी कम हुई। ब्लड सप्लाई कम हुई तो क्या हुआ? ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हुई ऑर्गन्स में। ऑक्सीजन सप्लाई कम हुई तो वहाँ पे स्किन नीली पड़ गई, मतलब साइनोसिस हो गया। इसीलिए हम कॉलेरा को ब्लू डेथ के नाम से भी जानते हैं। ब्लू डेथ के नाम से जानते हैं इसलिए मैंने आपको इतना सब बताया कि ब्लू डेथ आखिर हुई कैसे। तो आपको पता लगा होगा कि ब्लू डेथ कैसे हुई, ठीक है ना। तो इसके सिम्टम क्या क्या हो गए आपके, अब मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ सिम्टम। एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल डिस्ट्रेस। उसके बाद में फिर आपने देखा होगा इसका साइनोसिस, वॉशर मैन हेड के नाम से भी जानते हैं, नोजिया, वोमिटिंग और राइस वाटर डायरिया। ये आपके सिम्टम थे, ठीक है। एक बार देखिए इनको, फिर आगे बताते हैं आपको। ओके, ये आपके थे। इसके बाद में आप करेंगे क्या? डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या करेंगे आप? डायग्नोसिस देखते हैं आप, लिख लिया होगा, लिख लेना है ना। डायग्नोसिस और देख लेते हैं, खत्म करते हैं क्लास। डायग्नोसिस चल रहा है, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस ऐसे लिखें शॉर्ट में, ठीक है। डायग्नोसिस में क्या क्या करेंगे? डायग्नोसिस डिपेंड करता है आपके पॉजिटिव साइन एंड सिम्टम पर। सबसे पहले हम स्टूल लिखेंगे, पेशेंट्स आएगा, अगर उसमें हमें राइस वाटर डायरिया मिला तो हम सीधा बोल देंगे कोलेरा है, ठीक है। अगर नहीं है, वो नहीं है तो हम क्या क्या करेंगे? स्टूल एग्जामिनेशन, स्टूल एग्जामिनेशन, स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे, पीसीआर करेंगे, पीसीआर दिखाई दे रहा होगा आपको ना। पीसीआर करेंगे और क्या करेंगे सर? रैपिड डीप स्टिक टेस्ट करेंगे, रैपिड डीप स्टिक टेस्ट, डीप स्टिक टेस्ट करेंगे, रैपिड डीप स्टिक टेस्ट करेंगे, पीसीआर करेंगे, पीसीआर पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे। घुमाते घुमाते क्या होगा? थोड़ी देर में ब्लड अलग हो जाएगा और बैक्टीरिया अलग हो जाएगा। कोमा से बैक्टीरिया दिख जाएगा मेरे को, हम क्या को बोल देंगे इसमें? विब्रियो कोलेरी है, तो ये हो सकता है। स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे, अगला खराब हो गया ना, इसलिए लिखो खुद आप। स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे, स्टूल एग्जामिनेशन के बाद में और क्या क्या कर सकते हैं? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे बैक्टीरिया का शेप कैसा। बैक्टीरिया का शेप अगर मेरे को कैसा मिला? बैक्टीरिया का शेप अगर कोमा शेप मिला तो विब्रियो कोलेरा है, विब्रियो कोलेरी है तो क्या हो गया? कोलेरा होगा, ठीक है ना। ये से इसके टेस्ट। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट एवं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन का मतलब अगर प्रिवेंशन करना है तो सबसे पहले क्या करना है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन को इनिबिट कर दो। जिस मोड से हो रहा है उसको इनिबिट कर दो, मतलब ओरल से हो रहा है तो ओरल से कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है ना। तो उसको क्या करेंगे? ओरल रूट को इनिबिट कर देंगे, प्रॉपर वाटर सप्लाई देंगे, प्रॉपर वाटर सप्लाई देंगे, प्रिवेंशन है ये, ठीक है। प्रॉपर वाटर सप्लाई देंगे और क्या करेंगे? प्रॉपर सैनिटेशन देंगे, प्रॉपर सैनिटेशन एंड पका हुआ भोजन देंगे। उसको मेन चीज़ पका हुआ भोजन देंगे, कच्चा भोजन नहीं खाने देंगे किसी को डरा हुआ तो। पका हुआ भोजन देंगे, प्रॉपर सैनिटेशन देंगे, कुक्ड फूड देंगे और मोड ऑफ ट्रांसमिशन को बिल्कुल ही क्लोज कर देंगे, बिल्कुल ही इनिबिट कर देंगे, ठीक है ना। और क्या करेंगे? इसका हैंड वॉशिंग पे ध्यान देंगे, मतलब हैंड वॉश उसको करवाने हैं, हैंड वॉश करते रहिए, हैंड वॉश करते रहिए, ठीक है ना। सेफ डिस्पोज ऑफ स्टूल। स्टूल को क्या करना है? जो भी स्टूल है, कौन सा कोलेरा वाला जो भी स्टूल है उसको क्या करना है? सेफ डिस्पोज करना है, मीन्स 2 से 3 फुट का गड्ढा खोद के उसको डंप करना है। अगर आपने ऐसे ही थोड़ा बहुत गड्ढा किया तो वो क्या कुत्ता उसको निकाल लेंगे, मतलब जो भी आप सोना गाड़ के आए थे कुत्ता उस सोने को बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकल आएगा तो और लोगों को भी हो सकता है, इसलिए क्या उसको डीपेस्ट डंप करना है, ठीक है ना। और रिप्लेसमेंट थेरेपी देना। फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी में मीन्स क्या दे सकते हैं? उसको आरएल चढ़ाएंगे, मोस्टली आरएल देंगे। आरएल में क्या होता है सर? सोडियम का लॉस हुआ है तो सोडियम प्रचुर मात्रा में होता है किसमें? आरएल ड्रिप में। इसलिए इसको हार्टमैन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। हार्टमैन सॉल्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हार्टमैन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने खोजा था आरएल फ्लूइड को, इसलिए हार्टमैन सॉल्यूशन बोलते हैं। हार्टमैन सॉल्यूशन और आरएल ड्रिप एक ही चीज़ है, बिल्कुल अलग नहीं है। सोडियम को नुकसान हुआ है तो ज़्यादा एनएस दे सकते हैं, आरएल दे सकते हैं। आरएल मोस्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। आरएल देंगे रिप्लेसमेंट थेरेपी में, फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। और क्या क्या देंगे? आपका ओआरएस देंगे।
और इंट्रावीनस फ्लूइड दे सकते हैं। ORS देंगे और इंट्रावीनस फ्लूइड दे सकते हैं। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें, ड्रग मतलब एंटीबायोटिक की बात करें, एंटीबायोटिक में डॉक्सीसाइक्लिन देंगे। कोई सी को भी अगर हुआ है तो क्या रहती है आपकी प्रिवेंशन में, आप इसको कोकोनट का पानी भी पिला सकते हैं, खूब भर भर के पिलाइए कोकोनट पानी, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं कोलेरा वाले पेशेंट में, अगर मेडिसिन की बात करेंगे, मेडिसिन में अगर हम उनको बात करें तो ड्रग ऑफ चॉइस आपकी रहती है डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग ऑफ चॉइस है किसके अंदर, कोलेरा के अंदर। अगर कोई बच्चा है, ठीक है, अगर किसी बच्चे को क्या हो गया है, बच्चे को कोलेरा हो गया है तो उसको देंगे हम एजिथ्रोमाइसिन। अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है जिसको क्या हो गया, कोलेरा हो गया, तो उसको भी हम क्या देंगे, एजिथ्रोमाइसिन देंगे। क्या देंगे, एजिथ्रोमाइसिन देंगे, ठीक है ना। समझ में आया ट्रीटमेंट की बात। अगर ये मार्कर चला गया तो मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जो पूरी क्लास का निचोड़ होगा, ठीक है ना। कोलेरा, C चल रहा है, HOLER, अब क्या बचा, RA है ना, CHOLERA। ये वो ट्रिक है जो बिल्कुल क्लास समझ में नहीं आई है, लास्ट में आपको देखना पूरा क्लियर। मीन्स पहले मैं आपको प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में बता देता हूँ। प्रिवेंशन में आपको क्या करना है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जिसके द्वारा हम न्यूरो ट्रांसमिशन उसको बंद कर दीजिए, ओरल के द्वारा जो भी देना दीजिए, ओरल मतलब बंद कर दीजिए। उसके बाद में उसको जितना हो सके पका हुआ खाना देना है, ठीक है, कुछ समय के लिए बंद करना है, लेकिन हमेशा के लिए बंद करना ऐसा नहीं है। पका हुआ खाना दीजिए, सैनिटेशन का प्रॉपर ध्यान रखना, हाथ प्रॉपर धुलवाते रहना है, और ORS देना है उसको, कोकोनट का पानी पिलाना है उसको, और फ्रूट थेरेपी देनी है तो RL देनी है मुझ पर, फिर RL कुछ करना है, ठीक है, NS भी दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अगर ड्रग की बात करें तो डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग ऑफ चॉइस है किसमें, कोलेरा के अंदर। कोई बच्चा जिसको कोलेरा हुआ है तो एजिथ्रोमाइसिन देंगे। कोई प्रेग्नेंट लेडी है जिसको क्या हुआ, कोलेरा हुआ है तो उसको एजिथ्रोमाइसिन देंगे। कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आया था बिहार CU में कि ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ कोलेरा इन प्रेगनेंसी, तो क्या है, एजिथ्रोमाइसिन। अब जो चीज़ बिल्कुल हमारी समझ में नहीं आई है, सपोज मान लीजिए हमें कोई भी समझ में नहीं आया है कोलेरा के बारे में, अब उसका शॉर्ट नोट्स, C फॉर साइनोसिस, साइनोसिस इसको ही बोलते हैं ब्लू डेथ। C फॉर कोलेरा, C फॉर साइनोसिस, साइनोसिस मतलब डिस्कलरेशन या ब्लूनेस ऑफ द स्किन, मींस ब्लू डेथ। H फॉर हाइपोवोलेमिक सेल, वोलेमिक सॉफ्ट, CHOCK। H फॉर हाइपोवोलेमिक सेल, ठीक है। O फॉर ORS, L फॉर क्या है, लाइव वैक्सीन और किल वैक्सीन दोनों है इसकी, लाइव वैक्सीन भी है और किल वैक्सीन भी है, लाइव एंड किल, चलिए नहीं रहा। E फॉर क्या होगा आपका, E फॉर एंटेरोटॉक्सिन, E फॉर एंटेरोटॉक्सिन, E फॉर एंटेरोटॉक्सिन, E फॉर एंटेरोटॉक्सिन, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, किस पे, एंटेरोटॉक्सिन कहलाते हैं, ठीक है। R फॉर कैसा स्टूल रहेगा, कैसा डायरिया रहेगा, राइस वाटर डायरिया, राइस वाटर डायरिया आपको देखने को मिलेगा। और A फॉर क्या रहेगा आपका, A फॉर क्या है आपका, एजिथ्रोमाइसिन, जो टैबलेट्स देंगे क्या देंगे, एजिथ्रोमाइसिन देंगे, एजिथ्रोमाइसिन क्या देंगे, एजिथ्रोमाइसिन। गुस्सा नहीं आ रहा, बंद हो जा रहा है बार बार, क्या करूँ, ठीक है ना। पूरा हमने कोलेरा देखा, अब हमने इसका शॉर्ट में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, साइनोसिस मतलब ब्लू डेथ, निचोड़ है इसका, कोलेरा का मतलब कोलेरा के वर्ड में ही समझ रहे हैं हम। साइनोसिस, C फॉर साइनोसिस, H फॉर हाइपोवोलेमिक सॉल्ट, O फॉर ORS, E फॉर लाइव वैक्सीन, L फॉर लाइव वैक्सीन और किल दोनों इसकी, ठीक है। E फॉर एंटेरोटॉक्सिन मतलब
जो भी बैक्टीरिया है टाइप उसके हैं फर्स्ट सेकंड और सॉरी A B C बताए थे जो मैंने आपको, वो किस पे इंटेस्टाइन पे जाके टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे हैं। R फॉर राइसोल्टर डायरिया देखने को मिलेगा। A फॉर टैबलेट कौन सी देनी है आपको, ड्रग कौन सा देना, अजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन भी लिख लीजिए, डॉक्सीसाइक्लिन, अजिथ्रोमाइसिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है ना। तो ये आपका रहा कॉलेरा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, बोरिंग क्लास रही है आई नो, पर देख लीजिए आप, अगर आपको समझ में आती है, कुछ सीखने को मिलता है तो देख लीजिए। थैंक यू।